नाज़रीन आदाब, लाइव फ़ोन इन शो हेलो डीडी में एक आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ़ रसूल। नाज़रीन, जम्मू एंड कश्मीर में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन, उनका बिगल बज चुका है। तो आज का हमने ये जो प्रोग्राम है तरतीब दिया है इन्हीं इलेक्शंस के हवाले से, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जनाब के शर्मा साहब। जनाब, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि ये जो इलेक्शन का पहला मरहला जो है वो इसी हफ्ते होने जा रहा है, यानी 28 तारीख को पहले मरहले में की जो पोलिंग है वो होगी। तो हम शर्मा साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जहाँ तक इन इलेक्शंस के लिए इंतज़ामात का ताल्लुक़ है, कहाँ तक पहुँचे हैं हमारे इंतज़ामात? जैसा आपने कहा, ये फ़ेज़ 1 इलेक्शन का 28 नवंबर को है जी। ये 8 फेज़ इलेक्शन है जी। 28 नवंबर को पहला फ़ेज़ है और उसके बाद में 19 दिसंबर को इसका 8वां फ़ेज़ होगा। जी। बीच में 6 और इलेक्शन के दिन होंगे। जी। तो आज की तारीख में नॉमिनेशन फ़ेज़ 1, 2, 3 की ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। जी। नोटिफिकेशंस बाकी फेजेस की भी निकल चुकी है। जी। और अब सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो पोलिंग पार्टीज़ को डिस्ट्रिक्ट में जाना है अपने पोलिंग स्टेशन में, उसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जी। लेकिन जो पहला फ़ेज़ है 28 नवंबर वाला, जी। उसके बैलेट पेपर प्रिंटिंग करने का काम ख़त्म हो गया। जी। और वो जो सारी पोलिंग मटेरियल है, पोलिंग पार्टीज़ हैं, जी। वो जो कुछ इलाके हमारे इस बार इसमें हैं जो बर्फ़दारी से जहाँ बर्फ़ हो सकती है, जी। वो हमने पहले चुने हुए थे फ़ेज़ 1 में, जी। ताकि उनकी इलेक्शन पहले हो जाए। जी। तो ऑलरेडी इलेक्शन मटेरियल के साथ में पोलिंग पर्सनल कौन जहाँ जाने हैं वो वहाँ जा चुके हैं। जी। जी। आपने ये अच्छी बात कही कि कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे बर्फ़बारी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से उनका जो इंतखाब है पहले फ़ेज़ के लिए किया गया है। लेकिन जब हम टाइमिंग की बात करते हैं तो ये जो टाइमिंग रखी गई है इलेक्शंस का, जो प्रोसेस है, जो पोलिंग है, वो सुबह 7 बजे से शुरू हो रही है। इज़न्ट इट टू अर्ली? क्योंकि आजकल के सुबह के 7 बजे इतनी ज़्यादा ठंड रहती है, कड़ाके की ठंड रहती है। थोड़ा इसको शायद और रैशनलाइज नहीं किया जा सकता था? 7 बजे जल्दी है, लेकिन कश्मीर में पर्टिकुलरली जहाँ पर ज़्यादा ठंड है एज़ कम्पेयर टू जम्मू प्रोविंस, काफ़ी लोग कभी कभी मॉर्निंग प्रेयर्स के लिए भी निकलते हैं। हमारा ये एस्टिमेशन है कि 7 बजे कुछ लोग ज़रूर जाएंगे। ये सवाल पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठा, लेकिन 7 बजे पोलिंग शुरू होगी और 2 बजे ये ख़त्म होगी। जी। इस बार हमने जो पोलिंग स्टेशन रखे हैं उनमें जो वोटर्स की संख्या रखी है, तादाद वो कम रखी है। जी। तो इसलिए अगर कुछ पहले आवर में पोलिंग कम रही भी, हालांकि हम नहीं चाहेंगे, हम चाहते हैं कि पोलिंग बढ़ती रहे, शुरू से ही लोगों में उसकी दिलचस्पी रहे और अननेसेसरली लास्ट आवर में लाइन ना लगे, तो लोग आएंगे 7, 7:30, 8 बजे से लेके और 2 बजे तक। ये जो टाइम है 7 घंटे का टोटल मिला के, इसमें जो नंबर्स हैं वो इसमें अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे। और एक तो खैर पोलिंग का रूल ये भी है कि अगर 2 बजे कुछ लोग वहाँ पर पोलिंग स्टेशन में आए हैं और उनका वोट नहीं हुआ है, तो उनका नंबर लिया जाता है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है और सबके वोट डलवाता है। जी। जी। एक और चीज़ जो इसी से रिलेटेड है, चूँकि ये एक मैसिव एक्सरसाइज होने जा रही है एंड इट्स पार्ट ऑफ आवर अनदर टायर जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का है, वो इससे अमलाया जा रहा है। तो इस वक्त पूरी दुनिया जो है कोविड की वबा से जूझ रही है, तो क्या उन SOPs का, उन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखा जाएगा इस पोलिंग के दौरान? उस बारे में अगर थोड़ा बहुत आप हमें हमारे नाज़रीन को बता दें। अभी बिहार में पोलिंग हुई पिछले महीने में ही, और वो भी कोविड में हुई है। राजस्थान में लोकल बॉडीज़ जो कि हमारी तरह ही हैं, पंचायत वगैरह, वहाँ की इलेक्शन हुई है। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी एक कोविड के लिए कैसे इलेक्शन करनी है गाइडलाइंस इवॉल्व करी हैं। हमने जम्मू कश्मीर में उनके जो एक्सपीरियंस है उसको मद्देनज़र रख के और अपना जम्मू कश्मीर का जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है उसको मद्देनज़र रखते हुए पूरी गाइडलाइंस इवॉल्व करी हैं। ये कोविड की गाइडलाइंस सारी पोलिंग पार्टीज़ को दी गई हैं। इसमें एक तो जो जनरल रूप में कोई भी शख्स जब घर से निकलता है तो मास्क पहन के जाता है किसी भी ओपन स्पेस में, पब्लिक स्पेस में। तो पोलिंग वाले दिन भी हमारी सबसे गाइडलाइन के अंडर में हमने यही कहा है कि आप जब घर से अपना वोट डालने जाएं तो मास्क पहन के जाएं। जब आप पोलिंग स्टेशन में पहुंचेंगे तो वहां पर जब कतार होगी, लाइन होगी, तो आप उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे।
6 फुट की और 2 यार्ड की। उसके बाद हमने हर एक पोलिंग स्टेशन को सैनिटाइज़ किया है, उसमें सैनिटाइज़र रखे हैं, पानी रखा है, हाथ धोने के लिए सब रखा गया है वहाँ पर। हालांकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर एक वोटर अपना मास्क डाल के आएगा, लेकिन कुछ फ्यू मास्क हम पोलिंग स्टेशन में रख रहे हैं ताकि कोई व्यक्ति अगर कोई भूल जाता है तो वो अपने मास्क को वहाँ उसको मिल जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ ही जो कोविड के लोग हॉस्पिटल्स में हैं और जो कोविड के लोग घर में आइसोलेशन में हैं, उनके लिए इस बार हमने सेपरेट इंतजाम किए हैं ताकि वो उनको पोलिंग स्टेशन नहीं आना पड़े और ना उनकी दूसरों से मिक्सिंग हो। तो वो इंतजामात क्या हैं? हाउ आर दे गोइंग टू बी एबल टू वोट? उसमें एक ये पोस्टल बैलेट की जो स्कीम है, ये हमने इस बार विस्तार से एक्सपेंड करी है पहली इलेक्शन के मुकाबले में। तो ये इनको हम एब्सेंटी वोटर कह रहे हैं। एब्सेंटी वोटर का मतलब ये है वो पोलिंग स्टेशन में नहीं जाएगा, वो जहाँ उसकी लोकेशन है वहाँ से ही वोट डालेगा। तो इसमें जो कोविड के वोटर्स जो हॉस्पिटल्स में हैं, उनके लिए हमारे इलेक्शन स्टाफ हॉस्पिटल से मिलके, हेल्थ डिपार्टमेंट से मिलके उनको कांटेक्ट कर रहे हैं और वहाँ पर उनके वोट दिए जाएंगे। उनको पोस्टल बैलेट दिया जाएगा, वो उसको भरेंगे, अपना वोट कास्ट करेंगे गोपनीय तरीके से, कॉन्फिडेंशियल, फिर लिफाफे में बंद कर देंगे और वो इलेक्शन स्टाफ को दे देंगे। वो उसको रिटर्निंग ऑफिसर जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का है वहाँ पर भेज देगा। साथ ही साथ में इस बार हमने ये भी किया है कि जो कोविड के कारण लोग घर में हैं, उनको भी ये फैसिलिटी है कि हाँ, वो भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं अपना वोट पोस्टल बैलेट से डालूंगा। हमारे लोग भी उनको कांटेक्ट कर रहे हैं और उनको भी ये पोस्टल बैलेट और लिफाफा दिया जाएगा और वो जल्दी से जल्दी इसको भरें और वो इसको लौटा दें। तो इसका जो प्रोसीजर वो क्या उसकी तशहीर हो चुकी है? हैव पीपल बीन एजुकेटेड अबाउट दिस? इन पर्टिकुलरली वो लोग जो अवेल करना चाहते हो ये फैसिलिटी, अगर वो आइसोलेशन में है या क्वारंटीन में है या हॉस्पिटल में है, तो क्या उनको पता है कि किस तरीके से, क्या तरीक़ेकार रहेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा? Have they been educated about yes, it? Actually, this is a legal matter. So therefore, the State Election Commission has issued guidelines with the notifications. So these guidelines came in the newspapers of Jammu and Kashmir a few days ago, and they are also there on our website. But in brief, I would like to mention again through your medium to all the voters that absentee voters are of a couple of types. One, those who are in the hospitals in Jammu and Kashmir, COVID related. Secondly, COVID related लेकिन होम आइसोलेशन में है, और ये दो तो कोविड से डायरेक्टली संबंधित हो गए। तीसरा इस पर एक और हमने किया है, जो 80 ईयर्स से ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो भी अपना वोट घर से डाल सकते हैं। चौथा उसमें है दिव्यांग वोटर्स, जो स्पेशली एबल्ड हैं, फिजिकली हैंडीकैप हमें कभी कभी कह देते हैं, वो भी वोट अपना घर से डाल सकते हैं। इन सभी कैटेगरीज के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारी, वो इन लोगों का डेटा उनके पास में है और वो काफ़ी डिस्ट्रिक्ट से ये पता भी चला है कि कहीं 20 लोगों ने, कहीं 30 लोगों ने ये ऑप्ट किया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप का कोई फैमिली का व्यक्ति हॉस्पिटल में है क्योंकि उसको कोविड से वो इफेक्टेड था, तो आप जल्दी से जल्दी जो नियरेस्ट आपकी इलेक्शन की ऑफिस है, किसी तहसीलदार से, एसडीएम से, हमारा जो बूथ लेवल ऑफिसर होता है वो इसको जिम्मेवारी निभा रहा है, तो वो उसको कांटेक्ट करें अगर अभी कांटेक्ट नहीं हो गया, क्योंकि अभी इलेक्शन चल रही है 8वां फेज़, तो अभी इसका 19 दिसंबर को होगा। तो इसके बारे में ऑलरेडी काफ़ी जानकारी दी जा चुकी है। हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर भी इसके बारे में बोल रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस किस्म के जो टारगेट ग्रुप्स हैं जो इसमें पढ़ते हैं, कोविड अफेक्टेड एंड आइसोलेटेड इन द हॉस्पिटल, कोविड अफेक्टेड एंड आइसोलेटेड एट होम, ओल्ड जो है 80 साल से ज़्यादा उम्र वाले, दिव्यांग भाई बहन, ये घर से अपना वोट पोस्टल बैलेट के रूप में डाल सकते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि एक लाइव फ़ोन इन शो है, तो अगर आपके जहन में इन इलेक्शंस के हवाले से कोई क्वेश्चन है, कोई फीडबैक है, या आप अपनी कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, तो आप इस प्रोग्राम के जो टेलीफोन नंबरात हैं वो आपके टेलीविज़न स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रहे होंगे, तो उनके ज़रिए से आप डायरेक्टली हमारे जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं शर्मा साहब, इनके साथ आप बात कर सकते हैं। जी, आपने बात करी थी पोस्टल बैलेट्स की, जबकि पिछले बहुत सारे कई एक सालों से हम देख रहे हैं कि अब पोस्टल बैलेट्स का जो चलन है वो एकदम से ख़त्म ही हो गया था। तो ये क्या वजह है कि अब की बार हम ईवीएम्स यूज़ नहीं कर रहे हैं और फिर से हम बैलेट्स, पोस्टल बैलेट्स यूज़ कर रहे हैं? इसकी तो कोई वजह रही होगी। हाँ, नहीं, आपका प्रश्न जो है इसके दो हिस्से हैं। एक तो ये है कि ये जो पंचायत इलेक्शन है, क्या इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं या बैलेट बॉक्सेस इस्तेमाल कर रहे हैं? तो पहले तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि इस बार हम बैलेट बॉक्सेस इस्तेमाल कर रहे हैं पंचायत इलेक्शन में। इसका कारण क्या है?
कारण बताने से पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसी समय स्टेट में जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं हमारी, अर्बन लोकल बॉडीज़, उसमें कहीं कहीं पर वैकेंसीज़ हैं, वहाँ पर भी इलेक्शन हो रही है इसी पीरियड में। जो म्यूनसिपल बॉडीज़ की वैकेंसीज़ हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करी जा रही हैं। तो ब्रीफ में जो पंचायत इलेक्शन है, जो ज़्यादा मेजर इलेक्शन है, कोई भी इलेक्शन जो पहली बार होती है उसको हम जनरल इलेक्शन कहते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल ये पहली बार जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में बन रही है। डिस्ट्रिक्ट इसमें सारे वोटर जो एलिजिबल हैं 18 साल से उम्र के, वो वोट डालेंगे, तो इसलिए बड़ा नंबर है। इसका कारण ये है कि अभी तक सारी बाकी स्टेटों में भी, क्योंकि कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा पंच हल्का जो है जहाँ सरपंच की इलेक्शन है वहाँ भी खाली पड़े हुए हैं, और पंच कॉन्स्टिट्यूंसीज बहुत खाली पड़ी हुई हैं। तो जब पंच उनकी भी इलेक्शन हम कर रहे हैं, उसको हम बाई इलेक्शन बोलते हैं, कि नंबर काफ़ी ज़्यादा था कश्मीर में। जो सरपंच की वैकेंसीज़ हैं और जो पंच वैकेंसीज़ हैं वो लगभग सरपंच की कोई 35 से 40% खाली थी। अब उन सब में जब बैलेट बनाते हैं हम, ये पोलिंग का इंतज़ाम करते हैं, तो पंच कॉन्स्टिट्यूंसी क्योंकि छोटी होती है तो वहाँ पर एक पोलिंग स्टेशन बनाना पड़ता है। तो इतनी ज़्यादा बैलेट जो EVMs हैं वो अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। तो बाकी स्टेटों में भी यही चल रहा है कि जब पंचायत इलेक्शन जनरल होती है तो ये इसको बैलेट बॉक्स से किया जाता है। आने वाले समय में जो डिफरेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ये बॉडी भी हमारी स्टेट में पहली बार सेटअप हुई है, तो हमारे ये प्रयास रहेंगे कि हम बैलेट बॉक्सेस से EVM की तरफ स्विच करें। करंट इलेक्शन में ये बैलेट बॉक्स के थ्रू करी जाएगी। जी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑलरेडी इज इन प्लेस, तो हैव देयर बीन एनी एलिगेशंस ऑफ इट्स वायलेशन जो आपकी नोटिस में आए हों अब तक? नहीं, ऐसे कोई मेजर हमारे नोटिस में नहीं आया है। हमारे ऑब्जर्वर्स जो हैं, हमने सभी डिस्ट्रिक्ट में एक जनरल ऑब्जर्वर लगाया है, एक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर लगाया है। उनकी रिपोर्ट्स हमको कंटिन्यूसली आ रही हैं, और कोई अगर छोटी मोटी बात ऐसी होती है तो ऑब्जर्वर वो फीडबैक जो देता है वो हमारे पास तो आती है, वो उसको डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है, डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट पंचायत इलेक्शन ऑफिसर, उनको भी वो फीडबैक दे रहे हैं। तो ऐसा कोई मेजर कंप्लेंट हमारे पास नहीं आया है, लेकिन जो फीडबैक आ रही है हम उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। बट ओवरऑल व्हाट इज़ द मैकेनिज्म? अगर कहीं पे किसी को लगता है कि उसके कोई शिकायत है इस प्रोसीजर से, कहीं पे उसको लगता है कि कोई चीज़ जो है वो वायलेट हो रही है, मैं आम नागरिक की बात कर रहा हूँ, आम शहरी की बात कर रहा हूँ, तो सिटीजनरी कैसे आप तक पहुँचे? व्हाट इज़ द मैकेनिज्म फॉर देम टू लॉन्च देयर कंप्लेंट्स विद यू? हमने अपना स्टेट इलेक्शन कमीशन में एक कंट्रोल रूम सेटअप किया है, और उस पर हम अवेलेबल हैं। आजकल वैसे भी ये सोशल मीडिया और जो व्हाट्सएप और टेलीफोन है, सो फ़ोन नंबर सबको अवेलेबल हैं, और बहुत ज़्यादा लोग हमको कांटेक्ट करते हैं। चूँकि ये पार्टी बेस्ड इलेक्शन है, तो बहुत सारी जो कंप्लेंट हैं वो इमीडिएटली पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के पास चले जाते हैं, और दे आर जनरली मोर स्मार्ट इन इमीडिएटली फोनिंग द सीनियर अथॉरिटीज़। लेकिन हमारा जो पंचायत का कानून है, इंटरेस्टिंगली उसमें इस बार ये एक अपील भी प्रोवाइड करी गई थी, जब क्योंकि आपने पूछा कि लोग कैसे पहुंचते हैं, तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो गए। तो इलेक्शन लॉ में ये लिखा हुआ है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसका डिसीजन फाइनल होगा। बाद में अगर उसका डिसीजन गलत पाया गया तो इलेक्शन पिटीशन होगी, तब तक ये कोर्टों में जाएगा, तो टाइम निकल जाता है। लेकिन 2 कैंडिडेट्स ने अभी एक डिस्ट्रिक्ट से, चूँकि हमारे रूल्स में जो जम्मू कश्मीर के पंचायती रूल्स अभी बनाए हैं उसमें अपील का प्रोविज़न था, तो ये अपील मुझे ही थी, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को। तो जैसे ही वो कैंडिडेट्स हमारे ऑफिस में आए तो उनकी जो रिप्रेजेंटेशन थी वो हमने अपील में कन्वर्ट कर दी। ये अपील हमने इसको माइंड अप्लाई करके इमीडिएटली सेकेंड डे उसकी हियरिंग कर दी, और उसका ऑर्डर भी हमने जो था वो ओपन कोर्ट में अनाउंस कर दिया। तो उसमें उनको खुद ही वो अपने सिग्नेचर जो थे वो भरना भूल गए थे। तो ये एक मेजर इंपॉर्टेंट बात थी कि नॉमिनेशन की अपील भी अभी इलेक्शन चल ही रही है, उसी में सुन ली गई, उसका डिसीजन भी हो गया। हमारी तरफ से स्टेट इलेक्शन कमीशन से ये पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो जम्मू कश्मीर में सेटअप हुई है, वी आर टेकिंग एनी फीडबैक और एनी सजेशन और एनी feedback which is in the nature of a complaint very very seriously, and we are making interventions to correct it if it needs correction. जी सर, ये भी लगे हाथों बता दीजिए कि व्हाट इज़ इन द डोमेन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, मतलब आपके हद इख्तियार में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जैसा आपको मालूम है और हमारे सारे श्रोताओं को भी ये मालूम होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी टू डू इलेक्शंस फॉर द लोकसभा एंड फॉर द स्टेट एंड द यूटी असेंबलीज।
अभी जब ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया 73rd 74th अमेंडमेंट 1991 में, तो उस समय ये अर्बन लोकल बॉडीज़ और रूरल लोकल बॉडीज़, जिसमें जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल कह लीजिए आप, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके प्रोविज़न आ गया। उसी समय कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी प्रोविज़न आया कि स्टेट बॉडीज़ की ये जो लोकल बॉडीज़ हैं, पंचायत की इलेक्शन, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी नहीं है, वो इसकी इलेक्शन नहीं करते हैं। तो सरकारें अक्सर वो इलेक्शन ऑफिस से या कोई दूसरा मैकेनिज्म बना के इसकी इलेक्शन करवाती रही हैं। लेकिन ये बॉडीज़ इतनी ज़रूरी हैं क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है, एक डिस्ट्रिक्ट में इतनी पॉपुलेशन होती है कि कभी कभी वो कोई दूसरे छोटे मुल्क जो हैं यूरोपियन उससे ज़्यादा होती है, तो उसमें एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की इफेक्टिव गवर्नमेंट लाने के लिए, उसकी डेवलपमेंट करने के लिए ये इलेक्शंस हों और प्रॉपर हों और ट्रांसपेरेंट हों। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न आ गया स्टेट इलेक्शन कमीशन का। तो हर एक स्टेट में ये स्टेट इलेक्शन कमीशन है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अपने आप को ही रिपोर्ट करती है जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। तो जम्मू कश्मीर में पहली बार ये स्टेट इलेक्शन कमीशन स्थापित हुआ है और मुझे इसका पहला स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया। इनफैक्ट मेरी वजह भी थी पूछने की यही कि आपके हद इख्तियार में क्या कुछ आता है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बना है। तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो भी इलेक्शन रिलेटेड मामले हैं पंचायत के और इवेंचुअली ये म्यूनसिपैलिटीज़ के जो हैं वो भी स्टेट इलेक्शन कमीशन को करने हैं। लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर में काफ़ी नए कानून अभी लग रहे हैं, तो जो म्यूनसिपैलिटीज़ का हमारा कानून है जम्मू कश्मीर में अभी, उसमें ये अमेंडमेंट होने बाकी है कि उसकी इलेक्शन भी स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगा। तो वो पार्लियामेंट जब इसको चेंज करेगी तो हो जाएगा। लेकिन पंचायत एक्ट को अमेंड कर दिया गया और उसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन उसके अंडर बन गया। इसमें जो कोई भी अथॉरिटी है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, जो कोई और है, उसको कानून के अंडर में काम करना है। लेकिन ये एक पावरफुल बॉडी है क्योंकि इसमें ये भी लिखा गया है कि कोई चीज़ जो कहीं कानून में नहीं डील करी गई है और इलेक्शन में उसको फॉर सफिशिएंट रीजंस एंड विच डिसीजन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन, सो द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कैन टेक द डिसीजन। सो इट्स ए बॉडी एज पावरफुल फॉर द लोकल बॉडी इलेक्शंस लाइक ऑन द लाइन्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द होल कंट्री। लेकिन चूंकि ये बॉडी जम्मू कश्मीर में पहली बार आई है, बाकी स्टेटों में ये आ चुकी हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, बड़ी हिस्ट्री है हमारे कंट्री की, इलेक्शन की इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं हम उसको भी अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे अभी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो कौन सी पार्टी को रिकॉग्नाइज मानना है, अब स्टेट इलेक्शन कमीशन तो पहली बार बन गया, लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पार्टीज रजिस्टर करी हुई हैं और उनको रिकॉग्नाइज किया है, तो हम भी उनको अडॉप्ट कर रहे हैं कि फॉर द पर्पज़ ऑफ इलेक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए कौन कैंडिडेट आ रहे हैं, उनको पार्टीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम उन्हीं पार्टीज़ को मान रहे हैं। तो आस्ता आस्ता इसका काम फ्यूचर में और इवॉल्व होगा ताकि जो एक पार्टिसिपेशन है वोटर की प्रॉपर कैंडिडेट सेलेक्ट करने के लिए और इलेक्शन प्रॉपर करने के लिए वो हो सके। जी नाज़रीन, हमारे पहले कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एम के भट्ट साहब हैं हमारे एक रेगुलर कॉलर, दिल्ली से बात कर रहे हैं। जी भट्ट साहब। हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। Before asking the question to the Honorable Chief Election Commissioner, he was advisor before this. He was advised. I have met him once in his office chambers. But to be practical, because I am practical and I'm honest and I am a realist. Because I have some genuine grievances. I should not talk this at this private. Genuine grievances, I put it before that. Because I once going to the commissioners or anything else, whenever I feel shut back, I move out. That was not given the due attention that grievances by. At that time, he was advisor. Thank you, sir, for that. Now about the topic, this election. Sir, Honorable Sir, do you think that percentage of votes will come the district levels? The people will come en masse, or they are not interested to vote for this? This is the genuine question. I am practical the roots of the grounds. Will they come to vote? But the rest is, it will be some 10 or 15%. I do doubt that everybody will come on this because the situation is not good, it is terse. Thank you, sir. जी इनफैक्ट एक अगर मैं थोड़ा बहुत रिफ्रेम करूं एम के भट्ट साहब के ही क्वेश्चन को, वो ये होगा कि व्हाट इज़ बीइंग डन टू एनकरेज मोर एंड मोर पीपल टू कम आउट एंड वोट। सबसे पहले तो एक इलेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन जो लोगों के पास होनी चाहिए कि ये क्या इलेक्शन है, वो हम इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ पहली बार बनी है, तो इसके बारे में जितनी ज़्यादा चर्चा हो वो ज़्यादा अच्छा है। तो हमारी तरफ से मैक्सिमम इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो हमारा प्रेस है, उसके साथ में हो रही है। और हम न्यूज़पेपर्स में भी काफ़ी एडवर्टीज़मेंट रिलीज़ करने वाले हैं आगे दिनों में, ताकि लोगों को इसके बारे में
और ज़्यादा पता चले। जी। हमने ये भी कोशिश करी है कि टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया जो हमसे बात करना चाहते थे, जी। हमने टाइम निकाल के उनको टाइम दिया। कुछ चीज़ें रिपीट भी हुई, लेकिन हमने ये समझा कि रेपिटेशन का फ़ायदा है, क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर बड़ा है, रिमोट एरियाज़ हैं, ताकि उनको इलेक्शन के बारे में ये पता चले। जिस तरीके से रिस्पांस आ रहा है हमारे पास में, उससे ये अभी लग रहा है कि ये इलेक्शन की बात सारे जगह में फैली हुई है, गांव-गांव में फैली हुई है, रूरल एरियाज़ में फैली हुई है। और जब इतनी कैंडिडेट्स अपनी नॉमिनेशन भर रहे हैं, जो नॉमिनेशन के नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। किसी किसी इलाके में एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 10 कैंडिडेट आ रहे हैं, 12 भी आ रहे हैं, उससे ज़्यादा भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब कैंडिडेट्स वांट टू पार्टिसिपेट। तो अगर कैंडिडेट्स आ रहे हैं तो जो वोटर्स उनके हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उस इलाके में भी इसकी वो चहल पहल मची हुई है कि ये इलेक्शन होनी है। और हमारी एकदम ये उम्मीद रहेगी और रिक्वेस्ट रहेगी वोटर्स को कि डेमोक्रेसी में वोटर का हक है ये वोट डालने के लिए। मैं व्हाट्सएप को भी और सभी अपने जो सुन रहे हैं उसमें जो एलिजिबल वोटर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो अभी 18 साल के हुए हैं, आप अपना वोट डालने के लिए ज़रूर निकलें। ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशंस बन रही हैं जम्मू कश्मीर में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, और आप वहाँ पर जाके अपना वोट डालें। अभी जो लास्ट फेजेज़ हैं हमारे, उसमें अगर आप एलिजिबल हैं और आपका वोट नहीं बना है तो आप अपना वोट जिस दिन लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है उस दिन तक आप अपना वोट बनवा सकते हैं। अभी हमने एक और पब्लिसिटी कैंपेन अभी कल परसों में लॉन्च किया है। उसके अंडर में हम स्वीप करके एक होता है कि वोटर्स को इसके बारे में एजुकेट किया जाए। उसके लिए हमने फंड्स प्रोवाइड करे हैं डिप्टी कमिश्नर्स को। जम्मू श्रीनगर में कुछ हम पब्लिक होर्डिंग्स के ऊपर इसकी इलेक्शन की एडवर्टीज़मेंट करेंगे, श्रीनगर में, जम्मू में बस स्टैंड्स के ऊपर में, और न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट रिलीज़ करेंगे, और रेडियो और इसमें टीवी में तो कार्यक्रम हो ही रहे हैं। तो इस तरीके से हम पॉपुलराइज़ कर रहे हैं कि ये इलेक्शन आ रही हैं, कौन कौन सी डेट है। वोटर को ये चाहिए कि वो अपने इलाके में पता करे कि उसकी इलेक्शन कौन से दिन को है, उसका नंबर अपनी पोलिंग लिस्ट में कहाँ पर है, और वो वोट डालने के लिए ज़रूर जाए ताकि उनके चुने हुए कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर बन सकें। जी, एजाजुल हसन बेमिना से एक कॉलर हमारे साथ हैं। जी एजाज साहब। जी बोले। जी हेलो, आदाब। आदाब जी, मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ। जी बोलें बोलें। मोहतरम के शर्मा साहब से जी मैं आदाब अर्ज करता हूँ। गुजारिश आपसे यह है कि पहली बात कि कश्मीर में जो इलेक्शन इस वक्त कराए जा रहे हैं DDC के, ये बात तय है कि लोगों की शिरकत इसमें 0% अगर नहीं कहेंगे 1-2%, जिसकी कोई हैसियत नहीं है इलेक्शन के अंदर। तो इसका फायदा क्या होगा आवाम में, और कश्मीर को क्या फायदा होगा इससे? जी, तो मैं थोड़ा बहुत इसी क्वेश्चन को रिफ्रेम कर लेता हूँ। वो ये कि चूंकि ये DDCs जो हैं पहली बार बनने जा रही हैं, तो लोगों में अभी भी काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन का फुकदान है। दे डोंट नो कि व्हाट दीज DDCs आर अबाउट, इनका काम क्या होगा, इनसे हमें क्या फ़ायदा होगा। तो अगर उस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालें। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक बनेगी। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का जो एरिया है उसको समझ लेना इम्पॉर्टेंट होगा। एक ज़िले का जो एरिया है, मान लेते हैं बड़गाम। अब बड़गाम में कुछ म्यूनसिपैलिटीज़ हैं और कुछ पंचायत हैं। जो म्यूनसिपल एरिया है उसको माइनस करके जो बाकी एरिया बन गया, रूरल एरिया बड़गाम का जो है, वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मैंडेट में आएगा। उस एरिया का बंटवारा किया गया है 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज में, जिसको हम कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट की 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज। जिला चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सभी जिलों में 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज रखी गई। अभी हमारे 20 डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू कश्मीर में, तो हर एक ज़िले में 14 लगा के 280 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के नुमाइंदे चुने जा रहे हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, यानी कि बड़गाम की एक होगी, शोपियां की दूसरी होगी, पुलवामा की तीसरी होगी, तो वैसे सभी जिलों में बनेंगी। ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की डेवलपमेंट करेंगी। अभी तक जो डेवलपमेंट होती है वो पंचायत में, जो फंक्शन पंचायत को दिए हैं वो पंचायत अपने पंचायत में करवाती है। लेकिन अगर कोई इश्यूज़ हैं एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक का, कोई सड़क का इशू है, कोई जैसे स्कूल्स हैं, तो ये बाकी एक्टिविटी सारी जो थी ये हमारे लाइन डिपार्टमेंट करते थे अभी तक। जैसे स्कूल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में ये प्रोविज़न है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज़ को फंक्शंस ट्रांसफ़र करने हैं। 3 चीज़ें ट्रांसफ़र करनी है, फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज।
और ये तीनों चीज़ें जो हैं ये फंक्शनरीज हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल नहीं थी। अब बहुत सारी स्कीमें जो अभी तक लाइन डिपार्टमेंट से इम्प्लीमेंट होती थी, उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उनकी मॉनिटरिंग करना, उनकी सुपरविजन करना, ये सब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो मेंबर्स होंगे और इनकी जो बॉडी बनेगी, इनका फिर एक चेयरमैन जब प्रेसिडेंट चुना जाएगा, एक सीनियर व्यक्ति इनका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनेगा और वो जो है ये डिस्ट्रिक्ट बॉडी उसको इम्प्लीमेंट करेगी। तो ये एक नया डेवलपमेंट का और गवर्नमेंट का पहलू डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएगा। जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ में भी श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में एक मेयर है, तो गवर्नमेंट भी है, लेकिन अगर म्यूनसिपैलिटी का कोई इशू होगा तो हमें मेयर की याद आती है कि मेयर के पास जाएंगे। वैसे ही जम्मू में जो बड़ी कॉर्पोरेशन है उसमें मेयर है, लेकिन रूरल एरियाज़ में सिर्फ पंचायत लेवल पे सरपंच होता था। अब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो चेयरमैन बनेगा, ऑब्वियसली चूंकि वो डिस्ट्रिक्ट का है, सो इट विल बी एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन, उसको उसका रैंक दिया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर उसको प्रोटोकॉल में एक इक्विवेलेंस देगी और उनकी पावर्स रहेंगी। काफ़ी ज़्यादा फंड्स जो भी स्टेट गवर्नमेंट पहले करती थी और अब यूटी गवर्नमेंट खर्च करती है डिफरेंट डिपार्टमेंट से, जो फंक्शंस ट्रांसफ़र हो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स में, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं और इसके ऑलरेडी JNK गवर्नमेंट इसके डिफरेंट सर्कुलर निकालेगी और इन बॉडीज़ को ट्रांसफ़र करेगी। तो ये बड़ी अहम बॉडीज़ बनने वाली हैं, क्योंकि इसमें चुने हुए लोगों को लोकल नॉलेज रहेगा अपने इलाके का, शोपियाँ का नॉलेज रहेगा, बड़गांव का नॉलेज रहेगा, तो वो उन इश्यूज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। जहाँ तक वोटिंग की बात रही, लोगों को वोटिंग में आगे आना है। ये लोग जब आगे आएंगे तभी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन सक्सेसफुल हो सकती हैं। हम सबको इसमें काम करना चाहिए। हमारे जो इन्होंने एक सवाल पूछा है, ये भी अपना वोट डालने के लिए आगे आएँ। और मैं आपके मीडियम से फिर एक बार सारे हमारे जम्मू कश्मीर के जो एलिजिबल वोटर्स हैं रूरल एरियाज़ के, उनको कहूँगा कि आप जाके अपने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के नुमाइंदे चुनें। आप पता करें कि आपका गांव कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, वहाँ पर इलेक्शन कब है, और ज़रूर अपना वोट डालें। हमें उम्मीद है कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगी और यंग वोटर्स जो हैं वो आगे जाएं। पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस is a right, but it's also a duty to select and elect proper people. I am hopeful and confident that we will have good participation. जी नाज़रीन, एक और कॉल रसूद हमारे साथ हैं, हबक से ये बात कर रहे हैं। गुलजार अहमद लोन इनका नाम है। जी लोन साहब। हेलो। जी 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 बोलें। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोलें। सर मेरा सवाल एक ऐसा है कि जो हमारे गुरेज के लोग हैं जी, उन्होंने यहाँ माइग्रेशन की है जी, लेकिन ऐसा है कि वो वहां भी वोट डालते हैं, यहाँ भी वोट डालते हैं, उसके लिए क्या सर हो सकता है? जी, उनका वोट एक ही साइड में होना चाहिए जिन्होंने माइग्रेशन यहाँ की है। ये जरूरी नहीं है गुरेज का, ये बाकी डिस्ट्रिक्ट के साथ भी ऐसा हो सकता है। और मेरा एक सवाल है, जो वहाँ के MLAs लोग हैं, वहाँ के जो भी है, वो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल कर रहे हैं यहाँ के लोगों को वहाँ जाने के लिए, उनके लिए क्या गवर्नमेंट कर रहा है? जी, ओके, थैंक यू सर। जी शुक्रिया, थैंक यू। एक सिटीज़न जो है वो अपना वोट कहाँ बनवा सकता है, वो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसके अंडर है। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंस और इंडियन सिटीज़न होगा तो अपना वोट बनवा सकता है। तो गुरेज का व्यक्ति अगर श्रीनगर में है तो एक ही जगह में लेकिन वोट हो सकता है, दूसरी जगह में वोट नहीं, दो जगह में वोट नहीं हो सकता। तो ऐसा अगर कोई स्पेसिफिक केस है और कोई उसका दुरुपयोग कर रहा है तो उसका तो कंप्लेंट करना चाहिए और वो इमीडिएटली इलेक्शन ऑफिस उसको एड्रेस करता है। लेकिन इलेक्शन जो हमारी मशीनरी है वो इंश्योर करती है कि एक आदमी की दो वोट नहीं हो। अभी जो पंचायत इलेक्शन हमारे 2018 में जम्मू कश्मीर में हुई, उसमें हमने वोटर लिस्ट जो पंचायत के लिए अडॉप्ट करी थी वो वही थी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में असेंबली के लिए पहले वोटर लिस्ट बनी थी। लेकिन 2019 में जब उनकी अपडेशन हुई तो वो पंचायत डिपार्टमेंट ने, मतलब हमारी जो पंचायत की मशीनरी है वो सिर्फ पंचायत के लिए करी। अभी भी कंटिन्यूस अपडेशन 2020 में हम कर रहे हैं। जहाँ तक किसी वो वोटर को ले जाने का काम है, ये हम मॉनिटर कर रहे हैं कि जो कैंडिडेट है वो अपने खर्चे के अंदर में खर्चा करे, जो 5 लाख है उससे ज़्यादा उसका खर्चा नहीं बढ़ सकता है। अगर कोई स्पेसिफिक केस है तो हम उसको नोटिस में लेंगे और उसको एड्रेस करेंगे। यानी वो वोटर्स को ट्रांसपोर्ट के जरिए भी अगर फैसिलिटेट करना चाहे तो करा सकते हैं, एज लॉन्ग एज इट इज़ विदिन देयर एक्सपेंडिचर लिमिट्स। उसकी गाइडलाइन है, डिटेल गाइडलाइन है। तो वैसे वोटर को, क्योंकि जैसे अगर मैं गुरेज में रहता हूँ तो पोलिंग स्टेशन मेरे घर के पास है, तो मुझे खुद चल के अपना वोट करना है। ये अलाउड नहीं है कि कोई दूसरा आदमी उसको वोट करके ले जाएगा। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि श्रीनगर में कोई वोटर हैं और वो जा रहे हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, वो कैसे जा रहे हैं उसकी एक गाइडलाइंस है, तो वो उसका एक्सपेंडिचर उसके अंडर में रेगुलेट होगा।
जी। तो यानी एक्सपेंडिचर जो है 5 लाख का है, ये डीडीसी के अब वोटर्स को खुद जाना है, क्योंकि उसको बिकॉज अगर आप कोई आपको उठा के ले जाता है, इसका मतलब आप उसके इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, तो ये परमिसिबल नहीं है। जी जी। तो चूंकि ये जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, ये पार्टी बेसिस पे होने जा रहे हैं, जबकि हमारे जो वैकेंट पंचायत सीट्स पे जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं वो नॉन पार्टी बेसिस पे हो रहे हैं। तो I mean, what is election authorities या election commission doing about it? How do you coordinate things between different political parties या जो non political basis पे होते हैं, non party basis पे भी elections होते हैं, क्योंकि simultaneous दोनों चीज़ें हो रही हैं। नहीं, ये डिबेट जो पॉलिटिकल थ्योरी में रही है कि जो पंचायत की इलेक्शन है वो पार्टी बेसिस पे हों या नहीं हो। ये जब महात्मा गांधी जी थे उन्होंने भी इसके बारे में अपने व्यू दिए, फिर जब कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ तब भी इसकी चर्चा हुई। तो आइडिया ये इसके पीछे है कि पंचायत लेवल पे, चूँकि पंचायत एक गांव है और छोटा होता है, एक दूसरे को लोग जानते हैं, तो वहाँ उनका आपस में बंटवारा पार्टी लाइन में नहीं किया जाए सरपंच चुनने के लिए। अगर सरपंच चुन रहे हैं गांव से, तो लोगों को अक्सर पता होता है कि वो आदमी कैसा है, और नॉन पार्टी बेसिस के ऊपर में सरपंच और पंच की इलेक्शन हो। जी। लेकिन चूंकि डेमोक्रेसी की जो हायर लेवल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट असेंबली है, यूटी असेंबलीज हैं, पार्लियामेंट है, उसमें पार्टी लेवल बेसिस के ऊपर डेमोक्रेसीज आगे बढ़ी सारी दुनिया में। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज़ भी जो हैं उसके लिए ये फैसला किया गया कि ये पार्टी बेसिस के ऊपर इलेक्शन जम्मू कश्मीर में भी हो। इंडिया में जो बाकी जगह भी डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज़ हैं वो पार्टी बेसिस पे, काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी जगह में पार्टी बेसिस पे ही हैं। तो ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि ये दो जो पंचायत की इलेक्शन अभी हुई हैं, ये 2018 की जो इलेक्शन थी उसमें से जो वैकेंसीज बच गई हैं उसको फिल करने के लिए हो रही हैं। वो तब भी पार्टी लेस थी और अभी भी पार्टी लेस है। और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए डेमोक्रेसी कैसे आगे बढ़ सकती है, कैसे लोगों की पार्टिसिपेशन ज़्यादा हमारे जो डिस्ट्रिक्ट नए स्ट्रक्चर बन रहे हैं उसमें हो सकती है, उनको मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला लिया गया स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा। और इसलिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडी हैं उसमें इलेक्शन पार्टी बेसिस पे हो रही हैं। इसके इंतज़ामात हमने बड़े अच्छे तरीके से किए हैं। जो हमारा बैलेट पेपर है जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल वाला है, उसमें बैलेट पेपर में क्लियरली जो गाइडलाइन बनाई है हमने, पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेम उसमें सबसे ऊपर आते हैं, उनके जो कैंडिडेट्स हैं, उसके बाद इंडिपेंडेंट के आते हैं, और जो दूसरे वाले हैं पंचायत के और हल्का पंचायत के, उसमें इंडिविजुअल्स के नाम, हाँ इंडिविजुअल्स के नाम आते हैं और वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो हमारे वोटर इस समय काफ़ी अवेयर हो गए हैं और बाकी और उनको जानकारी मिलती रहती है। जो पोलिंग एजेंट्स हैं या इलेक्शन एजेंट्स जाते हैं वो उनकी एजुकेशन करते रहते हैं। जी। सोनामर्ग से एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं, मुश्ताक अहमद लोन इनका नाम है। जी लोन साहब, हेलो 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 हेलो, आदाब सर। आदाब जी, बोले। मैं मुश्ताक अहमद जनाब, सोनामर्ग से। मुश्ताक अहमद लोन। जी लोन साहब बोले। मेरा एक गांव है जहाँ पे सोनामर्ग से नीचे 2 किलोमीटर, इसका नाम सुदकड़ी विलेज है सर। जी। मेरा रेस्पेक्टेड के शर्मा साहब से एक ये सवाल है सर जी, कि जब से हम तकरीबन 3 साल से सफर कर रहे हैं, लोग सफर कर रहे हैं, हम मेरे मोहल्ले के 350 चूल्हे तकरीबन सफर कर रहे हैं पिछले 3 साल से। अभी जब इलेक्शन आए तो लोग बाइकाट कर रहे हैं कि हम वोट नहीं छोड़ेंगे। रीजन ये है कि हमारे बहुत सारे मसले जो है यहाँ के आपस में पड़े हैं। जी। यहाँ के जो हमारे जो मसले जो गांव के हैं ये आपस में पड़े हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट इधर सर जो हमारा गांधरबल है, एक हमारी फाइल जो है ब्लास्टिंग फाइल 2017 से अभी तक वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस सफर कर रहे हैं। हमारे 20% दड़मोर टनल के नीचे जमीन आया है, लोग वो पैसे भी बंद है सर। आपको तो पता है कितनी बेरोजगारी है, लेकिन लोग इतनी ये परेशानी जो लोग झेल रहे हैं इस वक्त, लोग थोड़ा तंग आ चुके हैं हमारे गांव से कि बोल रहे हैं हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। रीजन ये है कि सफर कर रहे हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट है साहब, हमारे जो रेस्पेक्टेड के शर्मा साहब है जी, इसके लिए आप लोगों ने क्या सोचा है कि लोगों को कैसे रागिब करेंगे? अगर लोग सफर कर रहे हैं तो लोग कैसे आएंगे फील्ड में, लोग कैसे आएंगे वोट डालने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी लोग जो सफर कर रहे हैं। जी। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करने के बहुत रास्ते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, डेवलपमेंट जो आपकी नीड्स हैं, उसको आप अब इलेक्शन के समय उसको सेपरेट करें। एज ए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर मेरी आपसे ये दरख्वास्त रहेगी,
आपके सारे लोगों से जो आपने बोला उनका नंबर 250 चुल्ले हैं कि आप अपना कैंडिडेट चुनें। आपकी एक डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी है, आप बायकॉट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल फिर बन जाएगी, फिर आपकी या तो कोई दूसरा व्यक्ति जो आपके एरिया से मेजॉरिटी में नहीं है वो चुन लिया जाएगा। तो जो मैं इस समय गवर्नमेंट के बारे में बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन आप सबको मालूम है कि गवर्नमेंट को रीच करने के लिए काफ़ी मीन्स हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो स्टेट के सबसे उच्च अथॉरिटी हैं, द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप सारी जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है आप उनके पास जाएं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का जो मौका है ये एक सुनहरी मौका है, ऐतिहासिक मौका है। आप अपने इलाके की हिस्ट्री ऐसे ना लिखें कि आपने बॉयकॉट किया और कोई दूसरा आदमी वहाँ से चुन लिया गया। आप कृपया करके अपने सारे साथियों के साथ एक बैठक करें और डिसाइड करें कि आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और आप अपना नुमाइंदा चुनेंगे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के लिए। मैं ये आपको कहना चाहूँगा। जी, बांडीपोरा से एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मोहम्मद अयूब आपका नाम है। जी, अयूब साहब बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बोले जनाब हेलो जी, वनियो जनाब ये बांडीपोर पे बोला अहन आ कर हुकुम। पतम रेट गए DC ऑफिस बांडीपोरा जी एज एन बचस एज इलेक्शन कार्ड दर्ज करने खतर एज ए वोटर जी अहन तक दोपन यह प्रान हिसाब इन चलान जी नए वोट कर दर्ज कह नयन वोटन आज कर जी जी। ये मोहम्मद अयूब साहब है, इनका ये कहना है कि ये गए थे खुद को रजिस्टर कराने के लिए एज वोटर कंसर्न जो ऑफिस है बांडीपोरा में, बट दे हैव बीन टोल्ड कि इस वक्त हम नए वोटर्स को रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, जबकि अभी आप कह रहे थे कि पीपल कैन गेट इवन नाउ रजिस्टर्ड देमसेल्व्स एज वोटर जब तक उनके इलाके का इलेक्शन होना है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपके इलाके में अगर आपका वोट बनना चाहिए, आप एलिजिबल हैं, तो आज की तारीख में वोट बन सकता है अगर आपकी जो डेट ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन है वो नहीं निकल गई है तो जी। तो अभी आपका इलाका कौन से फेज़ में है आप ज़रा उसका पता कर लें। तो अगर तो वो डेट निकल गई है फिर तो अभी वोट नहीं बनेगा, लेकिन अगर वो डेट नहीं निकली है तो आपका वोट बन सकता है। इसका कानून यही है कि जब कोई भी फेज़ की इलेक्शन अनाउंस होती है तो जो डेट ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन है उसके एक दिन पहले तक आप अपना वोट बना सकते हैं। जी शर्मा साहब, इनफैक्ट मुझसे कहा गया था कि मैं आपसे एक ब्रीफली अगर आप थोड़ा सा कोई मैसेज देना चाहते हैं, बिकॉज आई हैव टू वाइंड इट अप। जी, मेरा मैसेज यही है कि ये जम्मू कश्मीर में एक बड़ा सुनहरी मौका है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल पहली बार बन रही है। मैं सब वोटर्स को, यंग ओल्ड, सबको कहना चाहूँगा कि आप घर से बाहर निकलें और अपना ज़रूर वोट डालें। यंग वोटर्स हमारे जो हैं ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बनाते हैं। कुछ फर्स्ट टाइम वोटर भी इसमें होंगे, वो फर्स्ट टाइम वोटर घर से जाएं, वोट डालें और अपने डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के नुमाइंदों को चुनें। जी थैंक यू शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे इजाज़त लेने का वक्त होता है, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।